उनके पास कोई मुद्दे मुझे नजर नहीं आ रहे। आपने 18 साल शासन किया, आप तो डंके की चोट पे अपना रिपोर्ट कार्ड डाल के वोट मांगते। लाडली बहनें तो पलट के ये पूछ रही ना भैया मामा, और वो मामा जी जाके हर जगह कह रहे हैं जब चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, तो उनको पता है वो जाने वाले हैं, भाजपा जो भी कहे। लेकिन सिर्फ चुनाव देखकर चुनावी जुमले के तौर पर आप पैसे देंगे तो वो औरतें समझती हैं। मतलब मामा तो बड़े प्रिय होते हैं, यहाँ पे तो मामा कुछ अलग ही रूप दिखा रहे हैं अपना। बड़े बड़े पोस्टर में आदम कट फोटो मोदी जी की है, एक झुंड में कहीं पर मामा जी खो गए। जितना ईडी आप भेजेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा कि आप घबराए हुए हैं, और उतनी ही प्रखरता से वो हमें जिताएंगे। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी की जीत पर मोहर ही नहीं, उनकी प्रचंड बहुमत पर मोदी जी की ईडी ने मोहर लगा दी। हम 150 पार करेंगे मध्य प्रदेश में, और बिल्कुल सुरक्षित प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, नमस्कार। इस वक्त एबीपी लाइव की टीम भोपाल में है और हमारे साथ है कांग्रेस के दिग्गज नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है भोपाल में। आप कितने दिन से भोपाल में हैं? मुझे टाइम हो गया, मैं 8 दिन से तो लगातार हूँ, और उसके पहले हम अपनी कैंपेन में बार बार आ रहे थे, लेकिन 8 दिन से तो यहाँ पे मैं हूँ लगातार। आपने तो मोर्चा संभाला हुआ है, क्या लगता है इस बार? मुझे लगता है मैं बहुत आश्वस्त हूँ, मैं बहुत आश्वस्त हूँ, और इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है ये एक तरह से जनता लड़ रही है। ये भाजपा बनाम जनता चुनाव हो गया, और हम जो है वो जनता का प्रतीक हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल का कुशासन और उसके बाद जिस तरह से मताधिकार की चोरी की गई, तो जनता सूद समेत जवाब देगी। एक चीज़ जो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, और मैं ज़्यादा फोकस पॉजिटिव पे रखना चाहती हूँ, हमारे जो वचन पत्र हैं, हमारे जो वादे हैं, उस पर जनता का विश्वास है। जनता ने कि ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, जहाँ पर हमारी सरकारें हैं, हमने अपने 96 से 97% वादे पूरे किए, और फिर रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने जो वादे किए थे वो सारे क्रियान्वित हो गए। उसके बाद हिमाचल में हमने ओपीएस किया था, वो हुआ। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और लोगों को ये भरोसा है कि कल अगर बेहतर करना है तो कांग्रेस को लाना है, जो अच्छी बात है। तो अब जो है समय बहुत कम है, ऐसे में आप हर चुनाव में लगता है समय बड़ा कम है। तो आपकी क्या रणनीति है इस समय अभी? नहीं, मुझे लगता है हम फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम मुद्दों की बात करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम भाजपा के कुशासन का जितना पर्दाफाश कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपनी बात कर रहे हैं, और जन तक इस बात को पहुंचाना है, और धुआंधार प्रचार हो रहा है। और अभी अगले 15 दिनों में आज भी हमारे अध्यक्ष की रैली है 2-2। अगले 15 दिनों में करीब 17 रैलियां हैं हमारे सर्वोच्चतम नेतृत्व की, अध्यक्ष जी की, राहुल जी की, प्रियंका जी की। करीब 70-75 रैली कमलनाथ जी एड्रेस करेंगे, 60-70 के बीच रैली दिग्विजय सिंह जी एड्रेस करेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करीब 30 रैली एड्रेस करेंगे, और फिर जो बाकी वरिष्ठ नेता हैं। तो मुझे लगता है प्रचार जो है वो बिल्कुल अपने फाइनल फेज में, और जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, यहाँ पर इतना नहीं बोलते, ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, और वी हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ कहने को नहीं। जैसे मुझे यहाँ पर भाजपा के अंदर एक चीज़ बहुत मैंने नोटिस करी, बिल्कुल मुद्दा विहीन है। उनके पास कोई मुद्दे मुझे नजर नहीं आ रहे। आपने 18 साल शासन किया, आप तो डंके की चोट पे अपना रिपोर्ट कार्ड डाल के वोट मांगते। आज आप उस स्थिति में भी नहीं है, और आप अनर्गल मुद्दों को मुद्दा बना रहे हैं, तो कहीं पर दिशाविहीन भाजपा नजर आती। जितनी अच्छी दिशाविहीन नजर आए हमारे लिए अच्छा है। ये भाजपा वाले बड़े मतलब श्योर हैं कि हमने जो लाडली बहना योजना हम लेकर आए हैं, तो उससे जो है ना इस बार हमारी जीत तय है। उनका ये कहना है कि भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये जो हमारी योजना है ये हमारे लिए मास्टर स्ट्रोक है। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, लाडली बहनें तो पलट के ये पूछ रही ना भैया मामा, और वो मामा जी जाके हर जगह कह रहे हैं जब चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, तो उनको पता है वो जाने वाले हैं, भाजपा जो भी कहे। लाडली बहनें तो ये पलट के पूछ रही है 18 साल में क्यों नहीं किया, चुनाव जब सर पे आया तब क्यों हम याद आए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को, और खासतौर से आधी आबादी को वोट बैंक समझकर अगर आप सिर्फ उनके लिए चुनावी जुमले फेंकिएगा, तो महिलाएं ये समझती है, मैं एक महिला हूं, महिला को इतना कम आंकने की मतलब जरूरत किसी को नहीं करनी चाहिए। आप एक महिला भी हैं, आप एक पत्रकार भी हैं, और हम लोग लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई महिलाओं ने मुझसे ये कहा कि आप मामा जी से कहिए कि आप जो है हमें ये पैसे मत दें, हमें हमारे लिए रोजगार करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था करें। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या वाकई में पैसे देने चाहिए अकाउंट में, या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, या फिर उनको और थोड़ा सा? देखिए, मुझे लगता है सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। उस सशक्तिकरण के लिए पहला स्टेप है कि आप उनके हाथ में कुछ पैसे दीजिए, लेकिन सिर्फ चुनाव देखकर चुनावी जुमले के तौर पर आप पैसे देंगे तो वो औरतें समझती हैं।
हमारी 2 स्कीम्स हैं यहाँ पर, एक महिलाओं के लिए, एक बच्चियों के लिए। महिलाओं के लिए हम भी कहते हैं हम 1500 रुपये महीने का देंगे। हम ये भी कहते हैं कि हम 500 में आपको सिलेंडर देंगे, और ये हम करके दिखा रहे हैं राजस्थान में। 500 के सिलेंडर का मतलब है करीब आपकी 600-700 रुपए की बचत होगी। अगर हम कर्नाटका में कहते हैं कि हमने मुफ्त बस सेवा दी, तो उससे लोगों का 2,500-3 हज़ार रुपये महीने का बच रहा है। तो ये एक तरह से आप एक महंगाई में राहत दे रहे हैं, और महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित महिला होती है। दूसरा, जो हम किशोरी बच्चियों के लिए कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम पैदाइश से लेकर उसके वयस्क होने तक 2,51,000 देंगे, और 1,01,000 उसके पैदा होने पे देंगे। ये क्या है? ये उसकी जिसको एक इंग्लिश में शब्द कहते हैं रिंग फेंस कर रहे हैं हम जब ये स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम जब अंग्रेजी के नवोदय विद्यालयों की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये मंजर है कि इन सब चीज़ों से सशक्तिकरण हो और फिर रोजगार मिले। आप सिर्फ पैसा देते रहिए और रोजगार की कोई चर्चा ना हो, स्कूली शिक्षा की कोई चर्चा ना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे मध्य प्रदेश है। अबोध बच्चों के जिसको कहते हैं अपहरण में, अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म में मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में। तो इन सब बातों पर कौन चर्चा करेगा? और आज लड़कियां ये पूछना चाहती हैं, 18 साल के शासन के बाद एक योजना जो आपने चुनाव के अंतर्गत रखी, उसके अलावा आपने हमारे लिए क्या किया? मतलब मामा तो बड़े प्रिय होते हैं, यहाँ पे तो मामा कुछ अलग ही रूप दिखा रहे हैं अपना। राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, आप भी ओबीसी पे खूब बात करती हैं, तो इस बार एमपी में आपकी पार्टी की तरफ से ओबीसी का चेहरा कौन है? नहीं, मुझे लगता है कि ओबीसी का चेहरा कौन है एक बात है, ओबीसी पर चर्चा हम क्यों करते हैं? ओबीसी पर चर्चा हम किसलिए जी इसलिए करते हैं क्योंकि इस देश में एक वर्ग है जो दशकों से शोषित और वंचित रहा है। जब उसके हक की बात करो तो सब खड़े होकर कहते हैं जात पात की बात मत करिए। क्यों ना करें? जिसको हक मिला ही नहीं उसके हक की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है जैसे बिहार का एक आंकड़ा है, और अभी हम लोग भी कुछ आंकड़े रिलीज करेंगे अपनी सरकारों में, 84% लोग SC ST और OBC हैं। प्रतिनिधित्व क्या है? मैं तो मीडिया में थी और 20 साल मीडिया में थी, आप मीडिया में, कितने एडिटर्स OBC हैं, कितने एडिटर्स दलित हैं, कितने एडिटर्स ST हैं, वो छोड़ दीजिए। भारत सरकार को 90 सचिव, जो शीर्षतम 90 सचिव है, उसमें सिर्फ 3 OBC हैं। क्यों? क्या उनको कम अकल है? वो कम आके जाते हैं? क्या वो काम नहीं कर सकते हैं? कितने दलित, कितने STs हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है, वो हर माध्यम से हो। लेकिन जैसा कि राहुल जी कहते हैं, और वो बड़ी दो टूक बात है, आपको पैर में चोट लगी है, टूटा है या हेयरलाइन फ्रैक्चर है या मोच है, इसका इलाज जनगणना से पता चलेगा। क्या है इसका इलाज? वो एक्सरे कराना पड़ेगा। तो इस बार एमपी में ओबीसी का चेहरा क्यों नहीं मुख्यमंत्री के लिए पेश किया जाए? क्यों ना इस बार? मुझे लगता है हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के ओबीसी हैं, और उनको हम प्रखर तरीके से बढ़ा भी रहे हैं। जो मैंने आपसे प्रचार की भी बात करी, वो हमारे चेहरे हैं। कमलनाथ जी एक बहुत पॉपुलर चेहरा है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पॉपुलर चेहरा है उसको हम आगे रख के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर सीएम चेहरे की बात हो रही है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक बात की चर्चा चल रही है। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है हो सकता है कि अगर हम कभी मान लीजिए चुनाव जीत गए तो इस बार मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं होंगे। तो क्या आपको लगता है कि शिवराज जी अपनी पार्टी में भी विश्वास खोते जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मंच पर बैठे हुए मोदी जी उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वो तो हम लोगों ने थोड़ा शोर मचा दिया तो उसके बाद कुछ नए पोस्टर आए, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर में आदमकद फोटो मोदी जी की है, एक झुंड में कहीं पर मामा जी खो गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी किए थे और कर्नाटका में भी किए थे, जहां पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? और ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि उस चेहरे को जनता ने नकारा। आपको हमें प्रचंड बहुमत हिमाचल में मिला, हमें प्रचंड बहुमत कर्नाटका में मिला। ऐसा क्यों हुआ कि इन लोग उससे लेसन नहीं लर्न कर रहे हैं? उसका एक ही मुझे जहां तक नजर आता है वो ये है कि मामा जी को अब रिटायर करके मार्गदर्शक मंडल में डालना है। मोदी जी का जो टैगलाइन है वो है एमपी के मन में मोदी, उसमें मामा जी ने ऐड कर दिया मोदी के मन में मामा। मोर पिया मोर नाम ना पूछे मोर सुहागन नाम, मतलब आपका कहीं पर मोदी जी नाम नहीं ले रहे, आप जबरदस्ती उनके मन में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ये भी एक बात सच है कि 10 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में, उसमें से एक ओबीसी है, वो मामा जी हैं, वो भी जानने वाले हैं। तो जब ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो पाखंड करती है। नहीं, प्रहलाद पटेल का नाम भी ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो भी उसी समुदाय से आते हैं, तो ज्यादा चर्चा उनकी भी आजकल चल रही है। 40 सीट आनी नहीं है, नाम किसकी का भी लेते रहिए। अच्छा, ठीक है। दिल को बहलाने के गालिब ख्याल अच्छा है। एमपी में आपके साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, तो
क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? थोड़े वो नाराज भी चल रहे हैं आजकल उनके बयानों को नहीं, देख मुझे के नहीं तो। लगता नाराज चल रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, एक वृहद परिवार है इंडिया। हम सब लोग अलग अलग मत के लोग हैं। हम सब लोग एक थान के कटे कपड़े नहीं हैं। हमारे अपने मतभेद बिल्कुल हैं और होने भी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन हमारा एक जो बड़ा नैरेटिव है, जो एक बड़ा आइडिया है जिसके तहत हम एक सब साथ आए हैं, वो है कि देश का संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। वो है कि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर 76 साल बाद आज़ादी के कोई पेशाब नहीं कर सकता है। वो है कि उज्जैन में एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, बच्ची के साथ, और उसको 1500 रुपए सरकार नहीं दे सकती है। तो संविधान को सर्वोपरि मानने वाले, उसको बचाने वाले जो लोग हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले जो लोग हैं, वो एक साथ आया। हर मुद्दे पर हम हाँ जी करें, यहाँ पे 1.5 लोगों का शासन नहीं चलता है जैसे भाजपा में चलता है। हमारे मतभेद होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो असेंबली इलेक्शन होता है, हर पार्टी को अधिकार है लड़ने का। हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है, उनकी महत्वाकांक्षा है। हमें समीकरण नहीं सही बैठे तो हमने उनके साथ नहीं लड़ रहे। आपके गठबंधन के बड़े नेता नीतीश कुमार, कल उनका बयान आया, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में काम नहीं हो रहा है। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? उनको ऐसा नहीं, क्यों सही लगा? कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। हमारे 5 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हम और भाजपा या भाजपा की बी टीम एक दूसरे के आमने सामने हैं, और इनमें से बड़ी लोकसभा का चंक आता है, तो हम तो सारा फोकस इस पर करेंगे। उनका कहना सही है, हमारा सारा फोकस इस समय राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम पे, और हम जीतने जा रहे हैं यहाँ पर। और हम जीतेंगे तो इंडिया जो गठबंधन है वो और सशक्त होगा, वो और मजबूत होगा। तो उनकी बात सर आंख पर, लेकिन बिल्कुल हमारा ध्यान इस पर है। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी तो उसका क्लिप खूब वायरल हो रहा था। उसमें एक बयान आपको खूब वायरल हुआ। कौन सा? आपने कहा था कि ये आम आदमी पार्टी वाले आरएसएस के छोटा रिचार्ज है। उसे लोगों ने खूब शेयर किया। तो आप अभी भी अपने उस बयान पर कायम हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कायम या ना कायम की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि गठबंधन में हर तरह के लोग आते हैं। गठबंधन में हर वो व्यक्ति है जिससे हमारी वैचारिक हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन जब आप एक बड़े कॉज के लिए आते हैं, जब आर्मीज एक साथ आती हैं, तो वो एक बड़े कॉज के लिए आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है और वहाँ पे आपके कार्यकर्ता जीत का दावा कर रहे थे। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस समय जो महादेव ट्रेडिंग ऐप चल रहा है, अभी भूपेश बघेल के घर पे छापा भी पड़ा, तो इससे क्या कुछ थोड़ा सा बदलाव होगा? कुछ लोगों का मूड थोड़ा सा बदलेगा? नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जब डरते हैं, तो जब आपको कभी संकट लगता है अपने ऊपर, मुझे कभी संकट लगता है, तो हम अपने इष्ट को, अपने देवता को याद करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। इन डूबतों को तिनके का सहारा ईडी है। इनका सबसे प्रबल घटक दल कह लीजिए, इनका सबसे प्रबल शस्त्र कह लीजिए, इनका लास्ट रिजॉर्ट जो है वो ईडी है। इन्होंने ईडी को कर्नाटक में भी खूब घुमाया, इन्होंने हिमाचल में भी खूब घुमाया, और जनता ने प्रचंड और प्रखर जवाब दिया। जिस तरह से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी पहले राजस्थान में ईडी को छोड़ रही है, अब छत्तीसगढ़ में कर रही है, मुझे ऐसा लगता है लोग इसका जवाब देंगे। एजेंसियों को एजेंसी रहने देना चाहिए। चुनाव के दौरान दुरुपयोग करने के लिए, प्रतिशोध की राजनीति करने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो राजस्थान में हुआ, जहां पर शिकारी खुद शिकार हो गया और ईडी के लोग घूस लेते हुए पकड़े गए, कालिक पोत दी गई है उन लोगों पर जो ईडी का दुरुपयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी, जिनको ईडी रिपोर्ट करती है, इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि कितने भ्रष्ट अधिकारी ईडी के घूम रहे हैं, और इनको जवाब देना चाहिए क्या ईडी को मेहुल चोकसी, नीरव भाई, फलाने भाई को वापस नहीं लाना चाहिए। आप देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों के घर ईडी भेज रहे हैं, और भेजिए। जितना ईडी आप भेजेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा कि आप घबराए हुए हैं, और उतनी ही प्रखरता से वो हमें जिताएंगे, ये मैं दावे के साथ। क्या सच में लोगों को समझ आएगा? क्योंकि भूपेश बघेल कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। आपको लगता नहीं कर्नाटका में लोगों को समझ में आया था? जिस तरह से ये प्रताड़ित कर रहे थे हमारे नेताओं को, जिस तरह से ये डीके शिव कुमार को रैली के दिन, भारत जोड़ो यात्रा के दिन प्रताड़ित करते थे, कर्नाटका ने क्या सबक सिखाया? हिमाचल ने क्या सबक सिखाया? मुझे ऐसा लगता है जनता मन बना चुकी है, और जनता को एक बात ये साफ समझ में आती है कि अंततोगत्वा लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, अंततोगत्वा मुद्दों की बात होनी चाहिए। अगर ईडी से आपको प्रताड़ित किया जाएगा तो जनता उठ खड़ी होगी। और मैं तो इनफैक्ट एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि ये सारे स्कैम मोदी जी को अपने 10वें साल में याद आ रहे हैं? ये सारे स्कैम मोदी जी को चुनाव के दौरान याद आ रहे हैं? अरे भाई, अगर कोई स्कैम हुआ था तो 3 महीने पहले रेड कराते। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी की जीत पर मोहर ही नहीं, उनके प्रचंड बहुमत पर मोदी जी की ईडी ने मोहर लगा दी है।
ठीक है, हम लोग एमपी में हैं, आपके हिसाब से सुप्रिया जी इस बार कितनी कांग्रेस कितनी और सीटें क्योंकि जीत हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं एक बात और कहना हाँ, चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो हाँ, 2 मिनट लूंगी इसको कहने में। कल वहां पर मैनिफेस्टो का लॉन्च हुआ, उस घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी 2023 कहा जा रहा है, सुरजा के लिए ऐसे करके लॉन्च हुआ है। और मेरी जहां तक खबर है कि सारे मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी करके होंगे। तो मुझे इस पर 2 बातें कहनी है। एक, आपने हमारा गारंटी शब्द लिया, हमें अच्छा लगा, हमसे सीखते रहिए, अच्छा शासन कर पाएंगे जो 6-7 महीने बचे हैं। दूसरा, आपकी गारंटी तो एक्सपायर हो चुकी है, आपकी गारंटी है क्या? आपने छत्तीसगढ़ में कहा मैं 3100 का धान खरीदूंगा, अरे बगल वाले मध्य प्रदेश में खरीद के दिखाइए 3100 का। आपने कहा वहां पर कि 500 में सिलेंडर दूंगा, अरे मान्यवर 10 राज्यों में सरकार है, दीजिए ना 500 में सिलेंडर एक जगह। एमएसपी पर 750 किसान शहीद हो गए, वहां पर एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी की कमेटी को आज तक डिसीजन नहीं लेने दिया। कहते हैं भ्रष्टाचार आयोग बनाऊंगा, तो जो आपका तोता है जिसमें आपकी जान बसती है, उसकी भ्रष्टाचार की जांच कब होगी? फिर कहते, मतलब ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही हैं जो इनका पाखंड दिखाती है। और आपकी तो गारंटी प्रभु उसी दिन एक्सपायर हो गई थी जब आपने 15 लाख अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, पेट्रोल डीजल एक 40 रुपए पे आ जाएगा, डॉलर और रुपया एक हो जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। जब वो सब एक्सपायर हो गया तो आपके जुमलों पर कौन यकीन कर रहा है? खैर, आप मध्य प्रदेश पर पूछ रहे थे, मैं बहुत आश्वस्त हूँ, हम 150 पार करेंगे मध्य प्रदेश में और बिल्कुल सुरक्षित प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक चीज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे कह रहे हैं जब भी मैं जा रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने हमारे सामने थाली परोसी फिर उसको छीन लिया। वो बात कर रहे थे कि भाई आपने हमें टिकट दिया और फिर आपने छीन भी लिया। कई जगह ऐसा नहीं, हुआ। कई बार ऐसा होता है। देखिए, ऐसा 230 सीटें, कोई छोटा राज्य नहीं है मध्य प्रदेश, 230 सीटें हैं और 230 सीटों में अगर 6-7 टिकट बदले गए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात है। देखिए, हर सीट पर, और क्योंकि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संबंध रखती हूँ, हर सीट पर एक से ज्यादा दावेदार होता है, एक प्रबल होता है, कोई दूसरा प्रबल भी होता है, लेकिन अंततोगत्वा पार्टी ये देखकर डिसीजन लेती है कि किसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा और कई बार किसकी टिकट से आप आसपास का समीकरण भी सही रहेगा। तो अगर चेंज हुआ है 230 सीटों में 7 सीटें चेंज होना कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव है, देखा जाए तो 5 मैचों की एक सीरीज है। तो इस बार जो है आप कितने और छक्के पे छक्का लगाएंगे हम हर सीरीज में। इट विल बी 5 ऑल फॉर अस। हम 5 राज्य जीतने जा रहे हैं। 5-0 से आप हराएंगे। 5-0 से हराएंगे। और इसीलिए भाजपा की ईडी, इसीलिए भाजपा की गुंडागर्दी, इसीलिए भाजपा की निरंकुशता और बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में भी। आने तो दीजिए दिन। चुनावी व्यस्तताओं के बीच आपने समय निकाला, एबीपी लाइव को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुरक्षित सुप्रिया जी रहिए आप तमाम लोग। मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की, बड़े बेबाकी से अपनी बात रखी। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।